नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो पॉलिटी का आज हमारा नेक्स्ट सेशन जो कि उद्देशिका पे पूरा बेस्ड है। उद्देशिका को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रियम्बल। ठीक है, तो उद्देशिका ही हम यहाँ कहेंगे क्योंकि संविधान में कहीं भी प्रस्तावना नाम का कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देशिका ये प्रियम्बल है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ अगर बात करें कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और सबसे अंत में इसको बनाया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसको प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बेसिकली उद्देशिका का मतलब ये होता है कि भाई हम संविधान क्यों बना रहे हैं, कैसा संविधान है, लागू कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें उद्देशिका में बताई गई हैं। ठीक है, और यही उद्देशिका जो है, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसी का एक नया रूप उद्देशिका बन गई। कुछ पर्टिकुलर फैक्ट इसके बारे में देख लीजिए जो कि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाम आपको याद होने चाहिए, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। उसके बाद ठाकुरदास भार्गव, नाम आप याद रखिएगा, इसको संविधान का सम्मानित भाग कहा गया है। किसको? उद्देशिका को। अर्नेस्ट बाकर, ये नाम इन्होंने कहा है कि उद्देशिका क्या है? संविधान की कुंजी है। और K.M. मुंशी ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। किसको कहा है? ये उद्देशिका को। ये चारों स्टेटमेंट है, परीक्षा में पूछे गए, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है, तो ये उद्देशिका के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो आपको जाननी चाहिए। अब अगर यहाँ पे प्रश्न देखने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लें तो बेहतर होगा। देखिए, अगर हम ये देखें कि एलिमेंट ऑफ प्रियम्बल यानी उद्देशिका के तत्व क्या क्या हैं। ठीक है, उद्देशिका के तत्व क्या क्या हैं, तो बेसिक इसके 4 तत्व हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, खैर मैं पर्सनल अगर व्यू पे कहूँ तो प्रियम्बल एक ऐसा पार्ट पॉलिटी का है जिसको समझना आवश्यक है। रटना तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन आपको बेहतर तरीके से इसको समझना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे इस सेशन में वो कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आपको सारी समझ में आएँ। तो जो उद्देशिका के तत्व हैं, तो इसमें सबसे पहला तत्व है कि संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? उद्देशिका है। उसके बाद दूसरी चीज़, संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि के बारे में इसकी डिटेल दी गई है। उसके बाद जो राज्य व्यवस्था का स्वरूप है वो दिया गया है और राज्य व्यवस्था के उद्देश्य हैं वो दिए गए हैं। तो जो प्रियम्बल का एलिमेंट है वो 4 है। कौन कौन से? संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है, तो जाहिर सी बात है वो पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग हैं। संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि की बात करेंगे तो वो 26 नवंबर 1949 है। अगर जो राज्य व्यवस्था का स्वरूप है उसकी बात करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न मिलेगा, समाजवादी मिलेगा, पंथ निरपेक्ष मिलेगा, लोकतंत्र मिलेगा, गणराज्य मिलेगा। ठीक है, ये तो राज्य व्यवस्था के स्वरूप हैं। अगर राज्य व्यवस्था का उद्देश्य की बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है, तो राज्य व्यवस्था का उद्देश्य जाहिर सी बात है न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है। तो ये सारी चीज़ें राज्य व्यवस्था के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो एलिमेंट हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा और उनको याद रखिएगा। देखिए, संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है, तो वो जाहिर सी बात है पीपल ऑफ इंडिया है यानी भारत के लोग हैं। अब यहाँ पे 3 शब्द हैं, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला है अधिनियमित करना। अधिनियमित करना मतलब क्या होता है, अंगीकृत करना मतलब क्या होता है, और आत्मार्पित करने का मतलब क्या होता है। देखिए, अधिनियमित करने का मतलब होता है कानून बनाना। ठीक, अंगीकृत करने का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेबल, और आत्मार्पित करने का मतलब होता है स्वयं को सौंप देना। ठीक है, तो ये जो बेसिक मतलब है अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित, ये सारी चीज़ों के आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए कि क्या इसका मतलब होता है। इसके बाद अगर आप ये देखें कि राज्य व्यवस्था का स्वरूप, क्योंकि 2 चीज़ें तो हम देख लिए, एक तो संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत पीपल ऑफ इंडिया, और जो संविधान को स्वीकार किए जाने की तिथि दैट इज 26 नवंबर 1949। अब राज्य व्यवस्था के अगर स्वरूप की बात करें यानी नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, तो इसमें पहला हमने देखा था प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न यानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सोवरेन, SOVEREIGN। ठीक है, अब देखिए, अगर आप प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे तो राज्य के केस में अगर चीज़ें आप देखें यहाँ पे, तो अगर ये राज्य है तो राज्य 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कॉलोनियल, जिसको हम कहते हैं औपनिवेशिक राज्य, कॉलोनियल स्टेट। दूसरा होता है डोमिनियन स्टेट, इससे आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, डोमिनियन स्टेट क्या होता है। और तीसरा जो होता है वो सोवरेन स्टेट यानी प्रभुत्व संपन्न राज्य।
मैं तीनों का मतलब आपको बताता हूँ। देखिए, जो औपनिवेशिक राज्य होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो विदेशी सत्ता के अधीन होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो गुलाम देश जिनको कहते हैं वो कॉलोनियल स्टेट हैं। अगर डोमिनियन स्टेट की बात करें तो निर्णय करने की शक्ति तो राज्य में निहित होगी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे औपचारिक सत्ता विदेशी रहेगी और वो नाम मात्र की रहेगी, लेकिन रहेगी जरूर। उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेट। और अगर सोवरेन स्टेट की बात करेंगे तो सोवरेन स्टेट में फुल कंट्रोल रहता है वहाँ के लोगों का, जैसे कि निर्णय की शक्ति राज्य में निहित होती है, सर्वोच्च शक्ति राज्य में निहित होती है, निर्णय देने में बाह्य सत्ता का कोई मतलब उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये राज्य के केस में ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझिएगा कि जो राज्य होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सॉवरेन स्टेट है, यानी प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न का। और बाकी जो तीन हैं, औपनिवेशिक और डोमिनियन, इनका भी मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसके बाद अगर इसमें हम देखें कि समाजवादी, तो समाजवादी का मतलब क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। समाजवादी, देखिए ये सारे अगर वर्ड टू वर्ड आपको समझने हैं तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इसको बेहतर तरीके से आपको समझना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया। और अगर पहले की बात करें तो कांग्रेस का अवार्डी जो सत्र हुआ था 1955 में, उस सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अगर स्टेट की बात करें राज्य के केस में, तो राज्य दो टाइप का होता है। एक जो होता है वो होता है पूंजीवादी, जिसको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, और दूसरा होता है सोशलिस्ट, यानी जिसको हम समाजवादी कहते हैं। तो पूंजीवादी अगर स्टेट की बात करेंगे तो यूएसए हो जाएगा, और अगर समाजवाद की बात करेंगे तो ये पूर्व में जो यूएसएसआर था, अभी तो है नहीं ये, तो ये इसका एग्जाम्पल है। भारत ने क्या किया, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिला के एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया, जिसमें क्या था, जिसमें संसाधन पर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों का हाथ था, दोनों इसमें निर्णय ले सकते थे, ठीक है। तो समाजवादी जो एक चीज़ है उसके बारे में हमने आपको बताया सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये अक्सर गलती होती है, हम धर्मनिरपेक्ष के चक्कर में पड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं की गई है, याद रखिएगा बिल्कुल। तो ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ही ऐड किया गया। अगर नेचर ऑफ स्टेट की बात करेंगे राज्य के स्वरूप में, तो तीन टाइप के जो होते हैं वो स्टेट होते हैं। एक तो होता है निरीश्वरवादी स्टेट, यानी जहाँ पे राज्य में ईश्वर की सत्ता जो होती है उसको कोई स्वीकार नहीं होता है। दूसरा जो स्टेट होता है उसको हम कहते हैं धर्म तंत्रात्मक राज्य, उसमें राज्य का शासन धर्म की मान्यताओं के आधार पर चलता है। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी सेकुलर स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य का शासन धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, मतलब वो किसी भी धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, और राज्य जो है वो सभी धर्मों को समान रूप से उनका आदर करेगा, उनको प्रोत्साहन करेगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और पंथ निरपेक्ष जो है ये इससे भी माइक्रो एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा जो है ये बहुत ही मतलब एक सूक्ष्म व्याख्या है धर्मनिरपेक्ष की तरह, जो कि संकीर्ण नहीं है धर्मनिरपेक्षता की तुलना में, ठीक है। अब आप धर्म को करेंगे तो इसका एक माइक्रो एनालिसिस होगा, और पंथ उससे भी छोटी चीज़ है, यानी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक धर्म में बहुत सारे पंथ हो सकते हैं, और ये पंथ की बात कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा क्लियर रखिएगा। तो आई होप ये जो चीज़ें हों आपको क्लियर बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लास्ट ईयर के प्रश्न देखते हैं और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कलर करके जितनी भी चीज़ें रखी ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में पूछी गई हैं। तो यहाँ पे जो उद्देशिका है, उद्देशिका अगर आपको याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब थोड़ा सा हम इसको यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कई बार परीक्षाओं में इसका ऑर्डर पूछा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आएगा, समाजवादी आएगा, उसके बाद पंथ निरपेक्ष आएगा, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य आएगा। तो पहली तो चीज़ यहाँ पे ये क्लियर आप कर लीजिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब यहाँ पे देखिए न्याय की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे समता की बात हो रही है। तो
तीन टाइप के न्याय दिए गए। एक तो सामाजिक न्याय दिया गया, आर्थिक न्याय दिया गया और राजनैतिक न्याय दिया गया। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 5 टाइप की स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता की बात करें तो 2 टाइप की समता है, एक तो प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता है। तो ये जो है शायद 2021 या 22 में इस तरह से पूछा गया था, तो बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कि ये 2, 3, 4 इस तरह से क्या लिखा गया है। तो ये जो है ये उद्देशिका का एक आप ये कह सकते हैं छोटे से पैराग्राफ में इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद इसमें कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपको इसका मतलब अब समझ में आया होगा कि अंगीकृत का मतलब क्या होता है, अधिनियमित का मतलब क्या होता है और आत्मार्पित का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा प्रियम्बल है। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे मतलब एक अलग कलर्ड में शो किया है। तो एक तो ये पूछा गया कि अखंडता, इसको कब ऐड किया गया? पहले तो जाहिर सी बात है ये नहीं था। समाजवाद भी पहले नहीं था, ठीक है, ये भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बाद में जो ऐड की गई उसको मैंने एक कलर्ड वे में किया है। लागू कब से हुआ? तो 26 नवंबर 1949 से ये लागू हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है तो संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका, वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो अखंडता जो है ये कब जोड़ा गया? ये 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है क्या? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति। जब संविधान लागू हुआ था तो क्या था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये सारे बाद में जोड़े गए हैं। इसके बाद संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है तो भारत तथा इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है। देखिए सही क्रम क्या है? तो सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, ये ऑर्डर याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द क्या? तो समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण। संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन है तो समाजवादी सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू किए गए और 1950 समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान के अंग नहीं थे, इसको बाद में ऐड किया गया। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा है तो उद्देशिका। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा। हमने जो ऊपर आपको 4 स्टेटमेंट बताए उनको अच्छी तरीके से नोट करके रिवाइज करिएगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किस मामले में? तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया तो केशवानंद भारती विवाद में, काफ़ी फेमस मामला है। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है तो पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव जो प्रस्ताव था उसको अंततोगत्वा उद्देशिका बना वही। और इसकी प्रकृति क्या है? तो ये जुडिशिएबल नहीं है। ये जो है सीधा प्रश्न एक बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया कि जुडिशिएबल है या नहीं है। जुडिशिएबल का मतलब वाद योग्य, ठीक है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया तो 42वें संशोधन द्वारा। और वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ नहीं है तो भारत में वंशानुगत शासन। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्ट होगा, वो मतलब वंश के हिसाब से नहीं चलेगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोग शब्द से। हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया
शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है तो कहाँ पे? संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, तो यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है, तो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है तो संविधान की प्रस्तावना और भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय की, जो कि आपने अभी ऊपर सारी चीज़ें डिटेल में देखी। तो ये उद्देशिका का जो टॉपिक था इससे हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया, और इतना सारा आप कर लेंगे और जो चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हैं उतना सब कर लेंगे तो उद्देशिका से कोई भी प्रश्न आएगा परीक्षा में तो वो आपसे छूटेगा नहीं, आप निश्चित तौर पर उसको कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसके हर एंगल को देखा कि कौन सा एंगल कहाँ पे है, किस तरह से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, तो उद्देशिका का ये जो टॉपिक है ये पूरा फिनिश हुआ। इसके बाद फिर हम अपने जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो होगा शासन प्रणाली, यहाँ पे पूरा डिटेल इसको देखेंगे। तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।